अब हम क्वेश्चन करेंगे वैल्यूज़ फाइंड करने का, यानी ये जॉर्ज जॉर्डन एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी ना। जॉर्ज जॉर्डन एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी कि भाई हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने कहा था इसको या तो क्रैमर्स रूल से, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या तो क्रैमर्स रूल से करना है जिसको हम बोलते हैं dy ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। दैन डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर हमने dy का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, जैसे ऐसे dx करके dy करके। हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास क्रैमर्स रूल होता है x y z की वैल्यूज़ फाइंड करना, दूसरा हमारे पास होता है जॉर्ज जॉर्डन एलिमिनेशन। तो मैंने किससे करवाया, मैंने करवाया है जॉर्ज जॉर्डन एलिमिनेशन से। यहाँ पे लिख लीजिए, मैं करूँ खुद, ठीक है, यानी मैंने रो ऑपरेशन से करवाया है। सिंपल बात ये है, ठीक है, रो ऑपरेशन से मैंने ये सॉल्व करवाया। अब ये किससे मैच करता है, बिल्कुल 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 सेम चीज़। ये क्या है, रो इक्लोन। अगर रो इक्लोन हमें बिल्कुल सही से समझ आ गई तो इसको जॉर्ज जॉर्डन एलिमिनेशन को हम सॉल्व करना, हमारे पास कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। जहाँ कुछ नहीं लिखा, x लिखा है यानी वहाँ पे क्या है 1, तो हमने इसको 1 लिखा, 0 लिखा, 5 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, वहाँ क्या है 1, माइनस का 3 हमने साइन के साथ लिखना है, प्लस तो हम शो नहीं करते यहाँ पे माइनस है, तो हमने माइनस का 3 लिखा, 2 7 4 इक्वल। इक्वल यहाँ पे इक्वल है ना, हमने इक्वल नहीं लिख रहे हैं, हम इक्वल के बदले जो ना हम ये यूज़ कर लेते हैं कॉलन। ये जो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में भी दिखा होगा कॉलन। हम जो है ना इक्वल के बदले हम क्या यूज़ कर लेते हैं कॉलन, ताकि ये जो है ना दोनों आपस में एक साथ नहीं ना सेपरेट हो इक्वल से, यानी ये सेपरेट रहे, यानी 9 6 और 2। रो इक्लोन के अंदर हम थोड़ा रिवीजन करते हैं कि भाई रो इक्लोन के अंदर क्या था। रो इक्लोन के अंदर था ये था कि भाई ये इंटाइटी 1 हो, ये इंटाइटी 1 हो, यानी ये पाइवट 1 हो, ये पाइवट 1 हो, और ये पाइवट कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाइवट 1 हो और इसके नीचे ये दो क्या हो 0, ये पाइवट 1 हो और इसके नीचे ये क्या हो 0, और ये पाइवट कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये दोनों हमारे पास क्या हो 1 हो और ये तीनों हमारे पास क्या हो 0 0 0, ये 1 और ये 1। ये था ना हमारे पास, ये था ना हमारे पास, देखो कि भाई ये और ये हमारे पास 1 हो, ये हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन ये 1 हो और उसके नीचे 2 0, ये 1 हो और उसके नीचे 1 0, और ये हमारे पास कुछ भी नंबर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें रो इक्लोन के रिड्यूस रो इक्लोन के अंदर होता है कि भाई ये भी 1 हो, ये भी 1 और ये भी 1 हो, और इसके नीचे वाली भी 0 और इसके ऊपर वाली भी 0। ये हमारे पास रिड्यूस रो इक्लोन के अंदर था। लेकिन जो जॉर्ज जॉर्डन एलिमिनेशन से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं वो हम रो इक्लोन की मदद से करते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ये जो कोई सा भी नंबर हो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास 0 होनी चाहिए और ये हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तो हमारे पास 1 बना हुआ ही था, तो इसको मुझे 1 बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। सबसे पहले मेरी मुश्किल क्या हल कि भाई ये पहले से हमारे पास क्या है 1, तो मुझे इसकी मुश्किल 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे पास क्या है 1, इसको मुझे क्या बनाना है 0 बनाना है। कौन सी रो में R2 के अंदर है ना, वही R2 के अंदर किसको माइनस करना है 1 को, माइनस का मल्टीप्लाई किससे करना है 1 से, क्योंकि इसमें जो है मेन डायगोनल क्या है हमारे पास 1 है। मेन डायगोनल बोल लो या पाइवट बोल लो क्या है 1, R1 के अंदर है, तो हमने R1 से मल्टीप्लाई 0 बना और ये पहले से ही 0, यानी हमारी एक मुश्किल हल हो गई कि भाई इसको हमने कर लिया, ये हो गया। अब हमने किसको बनाना है, अब हमने इसको 1 बनाना है और फिर हमने सिर्फ नीचे वाले को 0 बनाना है, क्योंकि हम ये किसकी मदद से कर रहे हैं रो इक्लोन की मदद से। रो इक्लोन के अंदर क्या पाइवट के नीचे वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं 0 होती है। इसको हमने 1 बनाया, इसको हमने कैसे 1 बनाया कि भाई R2 के अंदर के इस एलिमेंट को 1 बनाने थे, इसको हमने 1 बनाने के कर इसके हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा दे 1/4 से, माइनस का 4 था ना 1/-4 से मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब इसके सिर्फ से किसको 0 बनाना, इसके नीचे वाले को 0 बनाना। इसको 0 बनाने क्या किया R3 के इस एलिमेंट को था माइनस का था प्लस से करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया R2 से। ये मेरे पास क्या बन गया, ये तो हमारे पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या हो कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा हमारे पास क्या है 1/4 और इसके नीचे के 2 0 है, इसके नीचे क्या 1 0 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। और रो इक्लोन के अंदर हम क्या होता है सिर्फ नीचे हमने इसकी 0 बनाई है, हमने किसकी मदद से करा रो इक्लोन की मदद से, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया, यहाँ तक हमारे पास हो गया, ये रो इक्लोन वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमें वैल्यूज़, हमारा टारगेट क्या था कि हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी एक्स वाई और जेड की, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो ये हमारे पास, ये हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यू लिखी, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z है।
है ना। देखो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स की, ये हमारे पास एक्स का कॉलम था, ये हमारे पास वाई का कॉलम था, ये हमारे पास जेड का कॉलम था, जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं था। यानी ये हमारे पास एक्स का कॉलम है, ये हमारे पास वाई का कॉलम है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम। यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू है, बस वाई की वैल्यू और ये हमारे पास जेड की वैल्यू है। तो हमने क्या जेड की वैल्यू ली 1/4, हमने इसको अब सही से लिख दिया। यानी हमने इसको मैट्रिक्स से निकाल के लिखा 1/4, मैट्रिक्स से निकाल के कैसे लिखा हुआ था ये, उसमें लिखा हुआ था ये एक्स वाई जेड के साथ। तो यहाँ पे इसका एक्स क्या है 0, वाई क्या है 0, जेड क्या है इसका 1/4। और यहाँ पे कॉलन क्या लिखा था हमने मैट्रिक्स से, लेकिन ये असल में कॉलन के बदले क्या है इक्वल। तो हमने 1/4 के साथ हमने क्या था यहाँ पे जेड था, जेड लिखा, इसका एक्स 0 है, वाई 0 और जेड क्या है हमारे पास 1/4। तो हमने 1/4 यहाँ पे कॉलन क्या था हमारे पास इक्वल लगाया, इक्वल किसके 1/4 के। अब ये जो है ये 1/4 इस जेड के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो 1/4 और 1/4, 1/4 1 टाइम्स 1/4, 1/4 1 टाइम्स 1/4। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1, यानी हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। मैं इसको कैलकुलेटर में करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ये माइनस नहीं होगा, ये जेड के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। कहीं आप ये कर दो कि 1/4 में से 1/4 को माइनस कर दो, नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इक्वल के दूसरे साइड यहाँ क्या होता है डिवाइड होता है। तो हमने ये 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, आंसर क्या है हमारे पास 1। जो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब हमारे पास एक वैल्यू फाइंड होगी, किसकी वैल्यू फाइंड कर दी जेड की। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड ही जेड की करते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले हम जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने इसी सीक्वेंस से चलना होता है, यानी कि पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं, क्योंकि जेड की मदद से हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वाई और जेड की मदद के यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होती है जेड की वैल्यू फाइंड करना। अब हमने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम दूसरी रो पे आते हैं। हमारे पास इसमें क्या है एक्स क्या है हमारे पास 0, तो हमने 0 नहीं लिखा। वाई क्या हमारे पास 1, तो मैंने क्या लिख दिया 1y + 5 अवर, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो यहाँ पे किसका साइन है प्लस का, ये तो -4 के साथ है ना, +5 और माइनस का 4, यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू z इक्वल टू किसके 3/4। अब यहाँ पे 1/5 एज इट इज़ ऐसा 5 अवर माइनस का 4 एज इट इज़ ऐसा। हमने हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी, z की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी ना, तो मैंने 1 पुट कर दी, 3/4 ऐसे 1/5 आ गया। 5 अवर माइनस का 4 हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो वही आंसर आया। अभी यहाँ पे प्लस का है, 5 अवर माइनस का 4 किसका है प्लस का, इक्वल के उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने के लिए y और ये यहाँ पे क्या है y 1 है। अब 1 शो करूँ या नहीं करूँ एक ही बात है ना। चलो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, हम बोलोगे 1 का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ पे इस साइड क्या हो गया माइनस का हो गया। तो क्या हो गया 3/4 माइनस का 5 अवर माइनस का 4, 3/4 माइनस का 5 अवर माइनस का 4। आंसर क्या है मेरे पास 2, ये 2 आ गया। और यहाँ पे 1 क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब 1 को शो करो या ना करो एक ही बात होती है। y का आंसर क्या है मेरे पास 2। अब मैंने किसको फाइंड करना है, अब मैंने x को फाइंड करना है। अब मैं y और z की मदद से किसको फाइंड करूँगी, x को फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है 1x प्लस का 5y प्लस का 2z इक्वल टू 9। अब मैंने क्या करना है 1x को ऐसे ही लिखना है। अब मैंने क्या करना है y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, जो अभी हमने फाइंड किया। अब ऐसे z की यहाँ पे 2z है, z की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, इक्वल टू किसका आ गया 9 के इक्वल आ गया। 1x ऐसे 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, यहाँ पे 10 और 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, और यहाँ पे इक्वल किस साइड क्या प्लस है, इक्वल उस साइड क्या जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक और माइनस का 3, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई, वहाँ पर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो आंसर क्या है -3। तो मेरे पास x का आंसर क्या आया -3, y का क्या आया 2 आया, और z की क्या है 1 आया। ये वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वजह से की थी कि भाई ताकि पता चल जाए कि मेरा जो -3 2 और 1 आया ये सही आया भी है या नहीं। या मैं हवा में तीर मारी हूँ, मैं हवा में तीर नहीं मारी, यहाँ पे मेरा आंसर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यानी जो हमें पेपर में करना होगा ना सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ तक करना है, ठीक है। ये तो मेरा आगे पीछे हुआ, यानी हमने सीक्वेंस से इसको भी हमने नीचे ही करना है, तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे नीचे ही लिखेंगे। लेकिन मेरा पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया, यानी हमारा आंसर यहाँ ख़त्म हो गया। ये जो वेरिफिकेशन है ना ये सिर्फ मैंने इस वजह से बताई थी कि भाई देख लो कि मेरा जो आंसर है, जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है
ये 9 के इक्वल आना चाहिए, ये चीज़ इसके इक्वल आना चाहिए, ये चीज़ इसके इक्वल आनी चाहिए। ये बात में कितनी सच्चाई, यानी क्वेश्चन में कुछ है, यानी ये चीज़ है, ये इसके इक्वल है, ये बात सच है। सच अभी मैं वेरीफाई करके दिखा रही हूँ, यानी ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही तुक्के में नहीं लिख दिया गया, यानी ये इसके इक्वल है, वो मैं करके बता रही हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी -3, मैंने -3 लिख दिया, +5 और y की वैल्यू क्या आई थी 2, मैंने 2 लिखा, प्लस का 2 और z की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। अब ऐसे मैंने ये -3 लिखा, x की वैल्यू थी, फिर प्लस का y क्या था 2 था, प्लस का 7 और z क्या था 1, ऐसे यहाँ पे 0 था, x की वैल्यू 3 -3 2, y क्या हमारे पास 2 आ गया, 2 फिल कर दिया, प्लस का y 4 और z क्या मेरे पास 1 है। अब मैं जब इसको कैलकुलेटर में पुट करूँगी ना, इसका आंसर 9 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर -2 आएगा, और x y z की वैल्यू कहाँ से लिखी जो मैंने अभी फाइंड की थी। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर से करती हूँ। अभी -3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर क्या है मेरे पास 9। पहले वाले का आंसर क्या है मेरे पास 9। ठीक है, पहले हम आंसर निकालते हैं फिर हम चेक करेंगे। दूसरे वाले का करते हैं, -3 प्लस का 2 प्लस का 7 1, इसका आंसर मेरे पास आ जाता है भी 6। अब हम लास्ट वाला करते हैं, मेरा पेन इसका आंसर आ जाता है पहले वाले का 9, दूसरे वाले का 6। अब हम लास्ट वाला करते हैं, 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर मेरे पास आता है -2। अब हम देखते हैं ये आंसर हमारा, ये देखो 9 आया 9 आया, 6 आया 6 आया, -2 आया -2 आया, यानी जो 9 है वो 9 के इक्वल है, यानी मेरा जो 9 आया वो 9 के इक्वल ही आया, 6 जो है 6 के ही इक्वल आया, यानी -2 के इक्वल है, यानी ये जो मेरा आंसर आया वो बिल्कुल सही आया। लेकिन आपको ये वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसलिए बताया था कि भाई हर एक चीज़ निकालने का ना कोई वजह होती है कि भाई इसकी वजह ये कभी ना कभी ये ज़िंदगी में काम आएंगी। अभी तो फ़िलहाल ये कि भाई रो इक्लोन के उससे करना है, सिर्फ ये रिड्यूस रो इक्लोन, ये रो इक्लोन है कि भाई इस पाइवट को 1 बनाना, उसके 2 को पाइवट को 1 बनाते जाना, और पाइवट के नीचे वाले को हमने क्या बनाना 0, इसको हमने 1 बनाना, उसके नीचे वाले को क्या बनाना 0, और लास्ट वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं होती रो इक्लोन के अंदर। और उसके बाद हमने जो है वैल्यूज़ के x y z करके लिख देना, पहले z मालूम करते हैं, लाजमी पहले z ही मालूम होगा, फिर y मालूम होगा, फिर x मालूम होगा, क्योंकि जो है z की मदद से y मिलेगा, और जो है x y और z की मदद से ही x मिलेगा। जैसे अभी हमने कर रहा था, z हमारे पास ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, z की वैल्यू यही होती है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास z की वजह से हमारा y निकलता है, और y और z की वजह से हमारा क्या निकलता है x निकलता है। ये हमारे पास होता है जॉर्डन की मदद से x y z को फाइंड आउट करना। ख़त्म, इसे क्लियर हो जाए।